राही के चेहरे पर मुस्कान आई ही थी कि तभी एक बार फिर वो लड़का जो खुद को उसका होने वाला पति बता रहा है, उसे अपनी तरफ आते दिखा। तो राही की मुस्कान तुरंत गायब हो गई। वो अब उस आदमी की और बातें नहीं सुनना चाहती थी। तभी उसकी नज़र एक आंटी पर पड़ी जो अकेले खड़ी हुई उसकी तरफ ही देख रही थी। राही तुरंत उनकी तरफ चली गई और जान पहचान ना होने के बावजूद भी उनसे अपनेपन से बात करते हुए बोली, अरे आंटी जी, आप यहाँ? कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ बेटा, लेकिन तुम कौन? मैंने पहचाना नहीं तुम्हें, आंटी जी ने कहा। तभी राही ने यहाँ वहाँ देखा तो अब वो उसे आसपास नजर नहीं आ रहा। तो राहत की सांस ली। ओह हाँ, आप कैसे पहचानेंगी मुझे? हम तो पहली बार मिल रहे हैं ना? राही ने अब फिर से उनकी तरफ देख जवाब दिया। हाँ, तभी मुझे लगा मैंने पहले आपको कभी देखा नहीं। अच्छा बेटा, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। अब मैं चलती हूँ, मेरी बहू का वेट कर रही थी, वो आ गई है, उन्होंने इशारा कर बताया और फिर वहाँ से चली गई। राही ने एक बार फिर चारों तरफ नज़र दौड़ाई, वो कहीं आसपास तो नहीं। तो वो अब वहाँ मौजूद लोगों में नहीं दिखाई दे रहा था। तो राही वहीं खड़ी वेटर के आने का इंतज़ार करने लगी। उसे अब कोल्ड ड्रिंक पीने की तलब सी लग रही थी, तो इधर उधर होकर वेटर को देखती है। वेटर आता ना दिखा तो खुद आगे जाकर कोल्ड ड्रिंक लेने का फैसला कर जाने लगी कि तभी सामने से एक लड़का आ खड़ा हुआ। उसके एकदम सामने आने से वह हल्का लड़खड़ा गई। अरे अरे, संभाल के। वह लड़का उसकी तरफ हाथ बढ़ाता बोला, हेलो। राही ने कोई जवाब नहीं दिया। वह स्तब्ध सी उसे देख रही थी। आज वह काफ़ी नए नए लोगों से मिल रही थी, जिस वजह से उसका व्यवहार थोड़ा चिड़चिड़ा सा हो गया था। पहले यह सोचकर वह सामने वाले से बात कर लेती थी, उसे बुरा ना लगे। वहीं आज उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, किसको बुरा लगे या अच्छा। ओह सॉरी, मैंने अपना इंट्रोडक्शन तो आपको दिया ही नहीं। राही की सवालिया निगाहों को देख वह बोला, मैं जतिन भाई का छोटा भाई। ओहो, मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरा मतलब है मैं आपका होने वाला देवर। कहकर वह मुस्कुराया और एकदम से हाथ में लिया कोल्ड ड्रिंक का गिलास उसकी तरफ बढ़ाता बोला, ओ, इसे तो भूल ही गया, ये आपके लिए, लीजिए ना। राही का मन तो हो रहा था यही गिलास उठाकर उसके सिर में दे मारे और बोले, तुम्हारी कोल्ड ड्रिंक तुम्हारे पास रखो और अपने भाई से जाकर कहो कि मेरा पीछा छोड़ दे। ना मुझे तुम्हारी इस कोल्ड ड्रिंक की कोई ज़रूरत है और ना ही तुम्हारे भाई की। लेकिन अपने अंदर की उस तलब का क्या करे जो कब से कोल्ड ड्रिंक पीने को कह रही थी। उसने खुद को जब्त कर लिया और वह मुस्कुराकर कोल्ड ड्रिंक का गिलास उसके हाथ से लेती बोली, थैंक्स। अहाँ, नो सॉरी, नो थैंक्स, ओनली एंड ओनली फ्रेंड्स। फ्रेंड्स? कहते हुए उसने फिर से हाथ राही की तरफ बढ़ाया, लेकिन राही ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाने की जगह उसके हाथ को घूरने लगी। ओह, आई थिंक आप अभी मेरे बारे में और जानना चाहती हैं। कहते हुए उसने हाथ पीछे हटा लिया। पूछिए, क्या बताऊं मैं आपको अपने बारे में? आ, खैर, खुद ही बता देता हूँ। मेरा नाम ध्रुव है और मैं इस घर का छोटा बेटा, यानी आपका होने वाला लाडला देवर हूँ। और इसके अलावा मैं, अरे ध्रुव, इधर आ तो जरा। उसे किसी ने आवाज़ दी और वो राही से 5 मिनट में वापस आने का वादा करके वहाँ से चला गया। थैंक गॉड, पीछा छूटा। बड़ा भाई तो चिपकू है ही, छोटा भाई महा चिपकू है। बड़बड़ाते हुए राही ने अपने हाथ में ली कोल्ड ड्रिंक का एक घूंट पिया ही था कि तभी किसी ने उसकी बाजू को कसकर पकड़ लिया और घुमा दिया। वो घूमी तो सामने वो लड़का जतिन खड़ा था। जतिन, वह होठों में ही बुदबुदाई और फिर मुस्कुरा दी। क्या कर रही थी तुम? वह अपने गुस्से को दबाते हुए बोला। क्या क्या कर रही थी? वो कोल्ड ड्रिंक के गिलास को इधर उधर घुमाते हुए बोली।
मैं तो ये पी रही थी। क्यों? तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? हाउ कैन यू टॉक टू मी लाइक दिस? अरे, मैंने ऐसा क्या कह दिया? तुमने सवाल पूछा और मैंने जवाब दिया, सिंपल। राही का कहना था कि उसने उसके हाथ से गिलास लिया और ज़ोर से दूसरी तरफ फेंक दिया, जहाँ खड़े एक लड़के के ऊपर सारा कोल्ड ड्रिंक गिर गया और उसकी शर्ट बुरी तरह से खराब हो गई थी। व्हाट नॉनसेंस! उसने जतिन और राही की तरफ देखा। सॉरी सर, मुझे पता नहीं था आप यहाँ खड़े हैं, जतिन ने जल्दी से उनके पास जाकर कहा। तो मतलब अगर मेरी जगह कोई और खड़ा होता तो तुम्हें इस बात का भी अफसोस नहीं होता कि तुमने उसकी कितनी महंगी शर्ट को ख़राब कर दिया है? नो सर, ऐसी कोई बात नहीं। आ, आप आइए ना मेरे साथ, मैं आपको शर्ट साफ़ करवा देता हूँ। वह आदमी बड़बड़ाता हुआ जतिन के साथ वहाँ से चला गया और राही ने एक बार फिर राहत की सांस ली और एक और कोल्ड ड्रिंक लेने के लिए आगे बढ़ी ही थी कि तभी फिर से जतिन उसके सामने आया और उसकी बाजू को पकड़ खींचते हुए एक साइड में ले आया। राही ने अपनी बाजू को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन ऐसा कर नहीं पाई। उसे बहुत तेज गुस्सा आ रहा था, एक तो जतिन की बदतमीज़ी पर, दूसरा खुद पर कि वो क्यों शारीरिक रूप से इतनी कमज़ोर है कि इस घटिया इंसान से अपनी बाजू तक नहीं छुड़वा पा रही है और ये अपनी मनमानी करने पर तुला है। क्या कर रही थी तुम वहाँ मेरे भाई के साथ? इस बार वह गुस्से में कुछ ऊंची आवाज़ में बोला। राही ने झटके से अपना हाथ छुड़वा लिया और उसकी आंखों में देखते हुए बोली, तुम होते कौन हो मुझसे ये सवाल पूछने वाले? तुम भूल रही हो कि मैं तुम्हारा होने वाला। राही उसकी बात काटकर, होने वाले हो तो नहीं ना? और अब सुनो, तुम्हारा भाई आया था मेरे पास, जो भी करने आया था, मैं नहीं गई। खैर, मैं तुम्हें सफाई क्यों दे रही हूँ? कहकर वह पलटकर जाने को हुई कि जतिन ने फिर से उसका हाथ पकड़ रोक लिया। ज़्यादा तमाशा मत करो, मेरे सवाल का सही ढंग से जवाब दो। पहले तुम खुद से ये सवाल करके देखो कि तुम्हारा ये सवाल कितना बेसिर पैर का है। और अब छोड़ो मेरा हाथ। नहीं छोड़ूंगा, कर लो जो करना है। यहाँ सब रिश्तेदारों के सामने तुम कुछ ज़्यादा उछल रही हो, वरना वरना मैं तुम्हें अपने आसपास भी भटकने नहीं देती। यहाँ के माहौल देखकर चुप रहना पड़ रहा है मुझे। वो तो वक्त बताएगा। मेरा वक्त मेरी मुट्ठी में है। तुम अपनी बात करो। वह गुस्से में आंखें तरेरती बोली। दोनों में झड़प चल रही थी कि तभी स्टेज से एक आवाज़ गूंजी, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अटेंशन प्लीज़। सबका ध्यान उस तरफ गया तो जतिन के पापा मिस्टर रघुवीर अपनी पत्नी के साथ स्टेज पर थे और एक बड़ा सा केक उनके ठीक सामने लगे टेबल पर सजाया हुआ था और पीछे की तरफ बड़े ही खूबसूरत तरीके से एक एनिवर्सरी बैनर तैयार किया हुआ था। राही ने उस तरफ देखा तो कुछ कुछ कहानी समझ में आ रही थी। अब तक वो इतनी उलझी हुई थी कि उसे समझ भी नहीं आ रहा था यहाँ क्या होने वाला है। लेकिन एक बात अब तक समझ नहीं आया था कि अगर इनकी एनिवर्सरी है तो उसे इस तरह लाल साड़ी में तैयार होने के लिए क्यों कहा था माँ ने। दूसरी तरफ ट्रेन के द्वारा एक लंबा हॉर्न देने के बाद बिल्कुल धीमी रफ्तार में पहियों ने आगे सरकना शुरू कर दिया था। माहिर उसी ट्रेन के एक डिब्बे की सीट पर खिड़की के पास बैठा बार बार अपने सीने पर हाथ रखता अपने सीने में धड़कते दिल को शांत करने की कोशिश कर रहा था कि तभी उसके फ़ोन की घंटी बजी। भाई, राही बहुत बड़ी मुसीबत में है। जैसे ही माहिर ने कॉल उठाया, मिताली की घबराहट भरी आवाज़ उसके कानों में पड़ी और वो झट से अपनी सीट से उठकर ट्रेन की खिड़की की तरफ भागते हुए बोला, क्या क्या हुआ है उसे? उसने भागते हुए घबराई सी आवाज़ में मिताली से पूछा। मिताली की बात सुनते ही उसकी बेचैनी और ज़्यादा बढ़ गई थी, जो कहीं न कहीं उसे सुबह से महसूस हो रही थी।
और यही वजह थी कि वो राही के साथ उसके स्टेशन तक भी गया था। लेकिन इस बात का पता राही को नहीं था। वो मिताली ने अपने फ़ोन पर राही के आए सभी मैसेज के बारे में बताया। और फिर जब ये बताया कि राही अब कॉल नहीं उठा रही है, तो माहिर की धड़कनों ने जैसे धड़कना ही बंद सा कर दिया हो। ठंड के मौसम में भी उसके माथे पर पसीने की बूंदें झलकने लगी थी। अभी तो राही को पाया था और अभी उसे खोने का डर का एहसास सांसें छिन जाने जैसा लग रहा था। उसने तो कभी सपने में भी न सोचा था कि ऐसा कुछ भी कर सकते हैं राही के घर वाले। फिर राही ने ज़्यादा कुछ बताया भी तो नहीं था अपने घर वालों के बारे में, और अगर कुछ बताया भी था तो सिर्फ एक औपचारिक तरीके से। अब माहिर को पता चला कि राही के घर वाले उसे बहला फुसला कर किसी फंक्शन में लेकर गए हैं, तो उसे यकीन करना मुश्किल हो रहा था। आखिर माता पिता अपने बच्चों के साथ ऐसा कैसे और क्यों करते हैं। ठीक, मैं तुझसे थोड़ी देर में बात करता हूँ, माहिर ने कहकर तुरंत फ़ोन काट दिया। उधर से मिताली बोली, लेकिन भाई सुनो, करना। उसकी बात अधूरी ही थी कि फ़ोन कट चुका था। माहिर ने देखा ट्रेन ने गति पकड़ ली थी। ऐसे में वो ट्रेन से कूद नहीं सकता। क्या करे, दिमाग ने काम करना जैसे बंद सा कर दिया था। तभी उसके कानों में ट्रेन के गेट पर लगी जंजीर के टकराने की आवाज़ आई। तो ध्यान जंजीर पर गया, तो एकदम दिमाग ने काम किया और वो वापस अंदर की तरफ दौड़ा। उसने झट से ट्रेन की जंजीर को खींचा और कुछ ही देर में ट्रेन रुक चुकी थी। माहिर ट्रेन से उतरा और वापस स्टेशन की तरफ दौड़ लगा दी। तभी एक बार फिर उसका फ़ोन बजा और फ़ोन मिताली का ही था। एड्रेस एड्रेस बताया उसने कि वो कहाँ है। माहिर ने फ़ोन उठाते ही फूलती सांसों के साथ पूछा, लेकिन सामने से मिताली का कोई जवाब नहीं मिला। हेलो मिताली, हेलो बोल कुछ। माहिर ने कई बार हेलो हेलो कहा, लेकिन सामने से कोई जवाब नहीं आया। फ़ोन कट दोबारा ट्राई किया तो नॉट रीचेबल बता रहा था। मुसीबत में इसे भी साथ छोड़ना होता है। माहिर ने गुस्से से फ़ोन को हवा में लहराया और तभी फिर से फ़ोन घनघना उठा और एक उम्मीद की किरण उसकी उदासी को हल्का दूर कर गई। उधर राही अभी सामने के दृश्य को देखते हुए सोच ही रही थी कि तभी तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उसकी तंद्रा टूटी और एक बार फिर जतिन के पिता मिस्टर रघुवीर हाथ में माइक लिए खड़े थे। उनके चेहरे की चमक उनकी खुशी को बयां कर रही थी और उन्होंने बोलना शुरू किया। आज का दिन मेरे और मेरी वाइफ के लिए बहुत स्पेशल दिन है। यही वो दिन था जिस दिन हम दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामा था और एक दूसरे के साथ कदम से कदम मिलाते हुए हमारी ज़िंदगी के 25 साल पूरे हो चुके हैं। इसी खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए हमने आप सबको इनवाइट किया और आप सब ने हमारे बुलावे पर हमारी इस खुशी को, स्पेशल दिन को और भी ज़्यादा स्पेशल बना दिया। आज हमारे साथ होने के 25 साल पूरे होने की खुशी के साथ एक और बड़ी खुशी की खबर है जो मैं आप सबसे साझा करना चाहता हूँ। उनकी इतनी बात सुनते ही सबकी उत्सुकता से भरी आंखें उनको आगे सुनने के लिए उन्हीं पर टिक चुकी थी और राही की नज़र भी स्टेज पर जमी हुई थी। तभी उसकी नज़र अपने पास खड़े जतिन पर पड़ी, जो ज़रूरत से ज़्यादा बड़ी मुस्कान लिए उसे देख रहा था, जैसे उस पर हंस रहा हो। और अगले ही पल जब राही की नज़र सामने लगे स्टेज पर पड़ी, तो उसने अपनी पलकों को बार बार बंद करने के बाद खोलकर देखा। लेकिन वो कोई उसका वहम नहीं बल्कि सच था कि उसके माता पिता और भाई स्टेज पर मिस्टर जतिन और उनकी पत्नी के साथ ऐसे खड़े थे मानो उन्हीं के परिवार का हिस्सा हो। शायद अब तो तुम्हें यकीन हो गया होगा कि मैंने जो कहा वो सच था, जतिन ने सामने देखते हुए कहा। और ये सब देखने के बाद राही को लगा जैसे वो अभी चक्कर खाकर गिरने वाली है। और तभी एक बार फिर मिस्टर रघुवीर की आवाज़ गूंजी और जतिन ने राही की तरफ अपना हाथ बढ़ाकर एक बड़ी सी स्माइल देते हुए कहा, चलें डार्लिंग, पापा बुला रहे हैं।
आज हम दोनों की रिंग सेरेमनी होने वाली है। लेट्स कम। राही ने उसकी तरफ देखा और अपने हाथ में लिए कोल्ड ड्रिंक के गिलास को जोर से दबाने लगी। इसके साथ ही उसने दांतों की जकड़न भी बढ़ती जा रही थी। जतिन उसके सामने खड़ा हुआ और बोला, अब दांत पीसने से कुछ नहीं होगा। अब तुम्हारा भविष्य मेरे हाथ में है। कहकर उसने फिर से अपने चेहरे के भाव बदल लिए और मुस्कान होठों पर सजा ली। और उसकी ये मुस्कान देखकर राही का दिल जल रहा था। तभी उसने गिलास पर पकड़ मजबूत की और जितना जोर हो सका उतने जोर से गिलास पर दबाव बना दिया। अगले ही पल कांच के कुछ टुकड़े नीचे बिछी मेट पर बिखरे थे और कुछ राही के हाथ में धंस चुके थे। कांच टूटने की आवाज़ सुनते ही आसपास खड़े लोगों की नज़र उन दोनों पर ठहर गई। कुछ लोग वहाँ हुई हरकत को समझने की कोशिश कर रहे थे, तो वहीं कुछ औरतों ने अपने तरह तरह के विचारों के साथ कानाफूसी करनी शुरू कर दी थी। इस सबसे बेपरवाह राही अब सामने खड़े जतिन के चेहरे के उड़े हुए रंग को देख मुस्कुरा रही थी।